Okay, so good afternoon. Welcome to the first lecture of sound. That is the last chapter of physics. तो जब ये वर्ड साउंड दिमाग में आता है, ठीक है, या हम सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी ने कोई ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, उसको हिट किया, जैसे अभी मैंने किया, ठीक है, तो उससे एक सेंसेशन निकला, मतलब उससे एक एनर्जी निकली जो हमें सेंस हुई, एंड दैट वी हैव सेंस इन द फॉर्म ऑफ व्हाट दिस साउंड। मतलब जब हम साउंड को देखते हैं, मतलब परसीव करते हैं, ठीक है, थ्रू आवर ईयर्स, तो हमारे दिमाग में ये परसेप्शन बनता है कि साउंड जब भी बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई जेट निकल रहा है। साउंड जब बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। साउंड जब होता है तो हमें लैपटॉप, टीवी, ये सारी चीजें दिमाग में बनती है। वो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वर्ल्ड विदाउट साउंड कैन नॉट बी इमेजिन। हम बिना साउंड के वर्ल्ड को इमेजिन नहीं कर सकते, और ये लेक्चर भी आप सोचो बिना साउंड के यूजलेस हो जाएगा। अगर बाय चांस कोई टेक्निकल एरर हो और इस लेक्चर का साउंड ना सेव हो पाए या फिर परसीव हो पाए, तो फिर आप सोचो कि ये पूरा लेक्चर ही खराब हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे देख पा रहे हो, और इसीलिए मेरा क्वेश्चन हमेशा होता है कि एम आई ऑडिबल, क्योंकि आप मुझे देख पा रहे हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में सुन पा रहे हो, नहीं तो ये टोटल लेक्चर क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ साउंड। तो साउंड की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत है, मतलब लाइफ में बहुत है। एंड द वर्ल्ड कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट साउंड। साउंड के बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते। कैसा होगा कि हर चीज एकदम साइलेंट है। ठीक है, एक बार इमेजिन करके देखो कि कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। इट विल बी अ वेरी साइलेंट वर्ल्ड। और फिर उसके बाद जो है, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे अपनी बात को कहेंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो साउंड इज व्हाट, साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साउंड बेसिकली है क्या? अगर हम इसकी बात करें, साउंड, व्हाट इज दिस? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी का फॉर्म है। आप बाहर क्यों है सारा? आप घर से क्यों नहीं क्लास कर रही हैं? अरहम, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरहम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सो साउंड इज व्हाट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, एंड इट क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। हम कहते हैं ना कि हम सुन रहे हैं, तो व्हाट इज हियरिंग? बेसिकली इट्स अ सेंसेशन। ठीक है, एक सेंसेशन है, और वो जो है वो हम उसको क्या बोलते हैं? हियर, यानी सुनना। तो ये जो हम सुन पा रहे हैं कोई भी चीज, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, तो ये वो एनर्जी है जो हमें एक हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नाउ हाउ इट इज प्रोड्यूस? तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, बाय एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहां पे इसको हिट किया, तो ये साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि जब मैं हिट कर रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट कर रहे हैं।
तो वाइब्रेशन से जो एनर्जी निकल रही है, ठीक है, सो दैट इज व्हाट द साउंड इज। ठीक है, तो साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which creates the sensation of hearing, and it is produced by the vibrating object. ठीक है, next one. Now this sound means this energy, it requires a medium to travel. उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो उसको एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, चाहे वो मीडियम एक लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो मीडियम एक गैसियस स्टेट में। ठीक है, जैसे सॉलिड में बताऊं, अभी आप जिस टेबल पे क्लास ले रहे हो, अभी बैठे हुए हो, आप उस टेबल पे बस कान लगाओ और उस टेबल पे किसी से बोलो कहीं पे हल्का हल्का स्क्रैच करे ऐसे, ठीक है, अपने नेल से हल्का हल्का, मतलब एक स्लाइट, वो साउंड आप परसीव करोगे, क्योंकि जो उस मीडियम में जो पार्टिकल्स है वो उस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट, और वो फिर हियरिंग ऑर्गन तक पहुंच रहा है, दैट इज ईयर, और फिर वहां पे हम उसको सेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड में भी ट्रेवल करता है, और सॉलिड में तो पार्टिकल्स, ये पढ़ चुके हैं मैटर में, बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं, तो सॉलिड में जो स्पीड की साउंड होगी बहुत तेज होगी, क्योंकि ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी होगा। इसी तरह लिक्विड में बात करें, जैसे वाटर है, तो वाटर में भी या दूसरा कोई लिक्विड है, उसमें भी वो जो साउंड एनर्जी वो ट्रैवल करेगी, बिकॉज इट नीड्स अ मीडियम। मीडियम मींस उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स उस एनर्जी को कैरी करेंगे फ्रॉम वन टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ठीक है, इसी तरह गैस, एयर, आप देख लो, मैं अभी बात कर रहा हूं, अगर कोई फिजिकली मेरे सामने बैठा होता है, वो मेरी आवाज सुन रहा होता है, यहां पे तो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, वो शाम की क्लास में देखेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। यहां पे क्या हो रहा है, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर उसको स्पीकर के थ्रू साउंड एनर्जी में चेंज कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी मैं जो यहां बोल रहा हूं तो मेरे आसपास लोग सुन रहे हैं, वो कैसे सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये जो एयर है इसके अंदर पार्टिकल है, और वो पार्टिकल जो है उस एनर्जी को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, उसको एक मीडियम की जरूरत है। यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब इसको हम एक तरह से देख भी सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम एक काम करें, एक बेल लें, ठीक है, हमने एक बेल लिया और उसको हमने एक चैम्बर में रख दिया, प्रोवाइडेड कि वो बेल ऑपरेटेड, मतलब ऑपरेट कर सके किसी भी तरीके से, हम उसको बाहर वायर से कनेक्ट कर सकते हैं और इसको सील कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हमने पैक कर दिया, यहां पे सेल से कनेक्ट कर दिया, इसको एक वो बना दिया, एक सर्किट बना दिया, ताकि हम बाहर से ऑन ऑफ कर सके बेल को। अब जब इसको एक एकदम एयर टाइट चैम्बर, यानी इसमें से आप इसको वैक्यूम कर लो, वैक्यूम मतलब नो एयर, इसके अंदर से एयर पूरा निकाल लो। अब उसके बाद जैसे ही आप उसको ऑन करोगे ना, बेल ऑन हो जाएगी, लेकिन आप उसकी साउंड नहीं सुन पाओगे। क्यों नहीं सुन पाएंगे? क्योंकि ये जो बेल से एनर्जी निकल रही है, लेकिन अब यहां पे कोई भी पार्टिकल नहीं है इस एनर्जी को कैरी करने के लिए, इस वजह से वो एनर्जी हमारे कान तक आएगी ही नहीं और हम उस साउंड को नहीं सुन पाएंगे। तो इस सिंपल एक्टिविटी से ये बिल्कुल पता चल रहा है कि साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर ट्रेवल, उसको एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, तो अब इन सारे डिस्कशन के बाद अगर हमें साउंड के बारे में एक लाइन लिखनी हो तो हम ये लिख सकते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is emitted by a vibrating source, which is emitted by a vibrating source and transmitted through a material medium producing in us the sensation of hearing. ठीक है, तो देखो इसमें सब कवर हो गया. साउंड इज व्हाट? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is emitted by a vibrating source. ये हमने लिखा था कि sound is produced by a vibrating source, transmitted through a medium and which produces the sensation of hearing. यानी इस एक डेफिनेशन में जो है वो सारी साउंड की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब आ गए. ठीक है, और यहां पे आप लिख सकते हो कि द वेव्स विच कैरी साउंड एनर्जी. देखो वेव किसको कहते हैं? वेव कहते हैं डिस्टरबेंस को. जैसे आपने कोई ईटा फेंका तालाब में, अब कहते हैं कि अब वेव बन रही है, तो वेव क्या है? व्हाट इज दिस? इट्स अ पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस. अब वो मीडियम जो है वो डिस्टर्ब हो गया, एक पर्टिकुलर पैटर्न में डिस्टर्ब हो गया, दैट वी कॉल एज अ वेव. ठीक है, तो जो वेव साउंड एनर्जी को कैरी करेगी, दे आर कॉल्ड व्हाट? साउंड वेव्स. उनको हम क्या बोलेंगे? साउंड वेव्स बोलेंगे. चलिए इसको यहां तक कर लीजिए, डन लिखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते, कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब देखो, अब यहां पे हमने समझा कि साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है जस्ट लेट मी टेक वन इमेज ताकि उस चीज को बहुत अच्छे से समझा जा सके. अब देखो, अब हमने क्या समझा कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो वाइब्रेट करता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो एनर्जी हमें एक हियरिंग सेंसेशन देती है, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? साउंड. मान लो ये स्पीकर है, बहुत ध्यान से समझना इसको. अब ये स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है. अब इस स्पीकर के आसपास ये क्या है? ये पार्टिकल्स हैं. इसको बहुत अच्छे से समझना है, ये क्या है? पार्टिकल्स हैं. ठीक है,
तो अब जब ये साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो ये निकलती है, और उसके बाद क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, देखो यहां पे दो डायरेक्शंस तुम्हें दिख रहे हैं, एक राइट में जा रहा है, फिर एक लेफ्ट में आ रहा है, फिर एक राइट में जा रहा है, फिर एक लेफ्ट में आ रहा है। तो ये क्या है बेसिकली, इसको समझा जाए। देखो हो क्या रहा है कि जब ये एनर्जी निकलती है ना, तो ये जो पार्टिकल्स हैं उसके आसपास इस एनर्जी को लेते हैं, और उसके बाद वो मूव करते हैं। ठीक है, तो जब वो मूव करते हैं तो एक पॉइंट आता है जहां पे पार्टिकल ज्यादा डेंस हो जाते हैं, देखो यहां पे दिख रहा है, और उसके बाद ये एनर्जी को क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल्स को देते हैं, और फिर ये अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। यानी ऐसे लिया, ठीक है, और जाके उस एनर्जी को दिया पार्टिकल को, फिर उसके बाद वापस आ गए। अब उसके बाद ये जो पार्टिकल्स हैं ये आगे मूव करेंगे, ठीक है, ये अगले पार्टिकल को देंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो हो क्या रहा है यहां पे कि जब ये पार्टिकल्स एनर्जी को कैरी करते हैं तो ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, फिर आते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोपेगेट करते हैं, लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। बात समझ में आ रही? देखिए, दैट इज बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, इस टाइप से। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो जो साउंड वेव्स होती हैं बेसिकली वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। कैसी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्योंकि ये कैसे प्रोपेगेट करती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं? बैक एंड फोर्थ, ऐसे ऐसे नहीं जाती हैं, ऐसे ऐसे जाती हैं, ऐसे ऐसे, फोर्थ एंड बैक, फोर्थ एंड बैक, लाइक दिस। ठीक है, तो जब ये साउंड एनर्जी आगे ट्रेवल करती है तो एक ऐसा रीजन मिलता है, देखो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे पार्टिकल्स लेस डेंस होते हैं। फिर एक ऐसा रीजन बनता है जहां पे पार्टिकल्स ज्यादा डेंस होते हैं। फिर एक ऐसा रीजन बनता है जहां पे पार्टिकल्स लेस डेंस होते हैं। फिर एक ऐसा रीजन बनता है जहां पे पार्टिकल्स मोर डेंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन है जहां पे लेस डेंसिटी है, बात को समझो, जहां पे क्या है, डेंसिटी क्या है, लेस है, और प्रेशर भी यहां पे क्या रहेगा, लेस रहेगा। देखो डेंसिटी वेरिएशन यहां पे लिखा हुआ है, प्रेशर वेरिएशन यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां पे डेंसिटी क्या है, लेस है, यहां पे प्रेशर क्या है, लेस है। तो इस रीजन को हम बोलते हैं आर, आर मींस रेयरफैक्शन। क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन बोलते हैं। और जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है, प्रेशर भी ज्यादा होता है, जैसे कि यहां पे दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं सी, दैट इज कंप्रेशन। ठीक है, तो जब साउंड वेव ट्रेवल करती है, इट हैज अ रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। ठीक है, तो जो सोर्स ऑफ साउंड होता है उसके आसपास ये कंप्रेशन, रेयरफैक्शन का प्रोडक्शन होता है, और फिर जो साउंड वेव होती है वो बैक एंड फोर्थ करके क्या होती है, दैट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, और फिर वो सोर्स से फिर वो रिसीवर तक पहुंचती है, जो उसको परसीव कर रहा है, उस साउंड को क्या कर रहा है, परसीव कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज रेयरफैक्शन? द रीजन ऑफ लेस डेंसिटी एंड लेस प्रेशर। लेकिन जब डेंसिटी और प्रेशर लेस होगा तो वॉल्यूम यहां पे मोर होगा। देखो यहां पे लेस प्रेशर, लेस डेंसिटी है, लेस प्रेशर है, लेकिन यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। देखो खुद देख लो, और जहां पे डेंसिटी और प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम विल बी व्हाट, लेस। ठीक है, तो साउंड क्या है, साउंड वेव जो ट्रैवल करती है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि वो बैक एंड फोर्थ मूव करती है, एंड इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ कंप्रेशन, इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ रेयरफैक्शन। इस तरीके से जो है साउंड एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रैवल करती है, एंड इट रीचेस टू द रिसीवर।
बात समझ में आ रही? हाँ भाई, जैसे ऐसे देखो ना कि जैसे बहुत सारी भीड़ हो और कहीं से एक धक्का है, तो क्या होता है, उस भीड़ में एक एक रीजन ऐसा आता है जहां पे लोग एकदम दब जाते हैं, फिर उसके बाद वो जो है थोड़ा सा अपने आप को संभालते हैं, फिर आगे ऐसे होता है दब जाते हैं। सेम ऐसे ही होता है यहां पे। और इसी को जब हम ग्राफ में शो करते हैं, बात को समझो, साउंड ऐसे नहीं ट्रेवल कर रही है, साउंड बैक एंड फोर्थ ट्रेवल कर रही है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन यहां पे हम ग्राफ की फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये जो रीजन ऑफ कंप्रेशन होता है, ये वाला रीजन हम ग्राफ में एज अ क्रेस्ट शो करते हैं, ऐसे ये देखो, ये वाला रीजन ये शो हो रहा है। फिर उसके बाद जो रेयर फैक्शन होता है, तो हम ग्राफ में मीन जो लाइन है, मीन वैल्यूज से नीचे ले जाते हैं। फिर उसके बाद जो रीजन ऑफ कंप्रेशन होता है, उसको फिर हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। फिर रीजन ऑफ रेयर फैक्शन जो होता है, उसको फिर हम नीचे ले आते हैं मीन वैल्यूज। तो ये क्या है, एवरेज डेंसिटी ऑफ प्रेशर यहां पे है, और उससे ये ज्यादा और फिर कम। तो ये जो है ग्राफ ये नहीं शो कर रहा है कि साउंड ऐसे ऐसे जा रहा है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इनके दिमाग में बैठ जाता है साउंड ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है। ऐसे नहीं ट्रैवल कर रहा है, साउंड बैक एंड फोर्थ, इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसका रिप्रेजेंटेशन यहां पे शो होता है। तो ये क्या शो कर रहा है, कंप्रेशन। ये क्या शो कर रहा है, रेयर फैक्शन, मतलब कि लेस प्रेशर, लेस डेंसिटी, मोर वॉल्यूम। देखो ये क्या है, इट्स अ एवरेज डेंसिटी, ठीक है। तो जैसे जैसे ये ट्रेवल कर रही है, ये इसी का कंपैरिजन है। देखो यहां पे ये डेंसिटी शो कर रहे हैं, यहां पे ये प्रेशर शो कर रहे हैं, यहां पे ये ग्राफ शो कर रहे हैं। तो अब साउंड को कभी ऐसे नहीं समझना कि ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है ये इसका ग्राफ है। इट इज शोइंग व्हाट द क्रेस्ट, इट इज शोइंग व्हाट द ट्रफ। ये क्या शो कर रहा है, कंप्रेशन। ये क्या शो कर रहा है, रेयर फैक्शन, कि एवरेज से भी कम, एवरेज से ज्यादा। गॉट इट? यहां तक कोई भी कहीं पे कैसा भी डाउट तो पूछ सकते हो। चलिए इसको कर लीजिए, डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब ये जो हमने टर्म्स स्टडी किए, ठीक है, उसको समझते हैं, उसको लिखते हैं, ठीक है। लाइक कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन क्या है, व्हाट इज कंप्रेशन, मतलब नाम से ही लग रहा है कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। अ पोर्शन ऑफ मीडियम, अ पोर्शन ऑफ मीडियम, हम कंप्रेशन को समझ लिया भाई। कंप्रेशन क्या है, इट्स अ रीजन ऑफ मोर डेंसिटी, मोर प्रेशर एंड लेस वॉल्यूम, ठीक है। वेयर अ टेम्पररी reduction, a temporary reduction in volume। अब इसको
लिखते भी जाइए और एक एक वर्ड को ध्यान से समझते भी जाइए, मैं एम्फेसिस भी दे रहा हूं. देयर इज अ टेम्परेरी रिडक्शन इन द वॉल्यूम एंड consequently an increase in density, कि वहां पार्टिकल्स और डेंस हो जाते हैं, एंड additionally increase in pressure takes place when a sound wave passes through the मीडियम. तो कंप्रेशन क्या है? वो पोर्शन है मीडियम का जहां पे वॉल्यूम टेम्परेरी रिड्यूस हो चुका है और प्रेशर और डेंसिटी वहां पे क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन कहते हैं. इसको हम कंडेंसेशन भी कहते हैं. रीजन ऑफ कंडेंसेशन, रीजन ऑफ कंप्रेशन और रीजन ऑफ कंडेंसेशन. ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें रेयरफैक्शन को डिफाइन करना हो तो सिंपल इसका अपोजिट, अ पोर्शन ऑफ मीडियम वेयर a temporary increase in volume and consequently a decrease in density and pressure takes place when a sound wave passes through the medium. Okay, that is called rarefaction. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन. ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. अबाउट क्रेस्ट एंड ट्रफ. ये जो क्रेस्ट है, दिस इज व्हाट, ये जो क्रेस्ट है, ये जो ट्रफ है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? बिकॉज दिस इज व्हाट द ग्राफ, ये क्या शो कर रहा है? वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है डेंसिटी, यानी कि एक एवरेज डेंसिटी, उसके ऊपर ज्यादा, फिर उसके बाद कम. ठीक है, इट्स अ मीन डेंसिटी, दिस इज प्लस एंड माइनस. और ये एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव. ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. विल टॉक अबाउट क्रेस्ट एंड ट्रफ. ठीक है, फिर डिफरेंट टर्म्स लाइक एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, time period, wavelength, all these things we will discuss.
यस सारा, डन। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हम क्रेस्ट और ट्रफ पे। देखो, अगर तुम क्रेस्ट को देखोगे ना, दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ, तो ये एक एवरेज डेंसिटी है। तो इसका मतलब देखो, यहां पे ये डेंसिटी का मैक्सिमम है और ये डेंसिटी का मिनिमम है। और यहां पे जब भी देखो ऐसे, जब ये वेव इस टाइप से है, दैट इज अबव दी, यू कैन से मीन, तो ऐसे समझो जब ये ऊपर से है तो ऐसे समझो कि एकदम कंप्रेशन है यहां पे। ये इमेज आनी चाहिए माइंड में। और जब ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रेयर फैक्शन है। ठीक है, ये इमेज जानी चाहिए माइंड में, तब और अच्छे से समझ में आती है चीजें, क्वेश्चन को समझ पाते हैं। ठीक है, तो अगर क्रेस्ट की बात करें तो व्हाट इज क्रेस्ट? क्रेस्ट इज द पोर्शन, मतलब ये जो यहां पे ग्राफ है, ये उस मीडियम में, जैसे मान लो एयर है, उस मीडियम के उस पोर्शन को बता रहा है जहां पे जो वैल्यू है डेंसिटी की या प्रेशर की, वो एवरेज वैल्यू से भी कहीं ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो द पोर्शन ऑफ द मीडियम where the density of pressure has a value larger than its average value, okay, is called a crest. उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? क्रेस्ट। इसी तरह ट्रफ को अगर डिफाइन करेंगे तो जब साउंड वेव ट्रैवल कर रही है तो उस मीडियम में ट्रफ वो पोर्शन है जहां पे एवरेज डेंसिटी से भी ज्यादा कम डेंसिटी है, यानी पार्टिकल्स जो है बहुत दूर दूर हैं, जैसे कि हम यहां पे देखने को मिलता है। देखो देखो पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं, यहां पे भी देखो, यहां देखो पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रफ? द पोर्शन of the medium where the density or pressure has a value smaller than its average value is called a trough. That is called what? A trough. This is crest and this is trough. ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पे, एंड दैट इज एम्पलीट्यूड। अब इसको समझेंगे, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं बेसिकली एक साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं, उसमें जितने जितने आपके कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, गुड। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कनेक्ट करने की कोशिश करना। जैसे आप जब एक छोटा सा ईंटा फेंकते हो,
तो जो पानी होता है, तालाब होता है, अब उसमें एक डिस्टरबेंस होता है, ऐसे धीरे धीरे होता है, ठीक है। वो देखते उसको देखो तो वो एक मैक्सिमम ऊपर आता है, फिर उसके बाद नीचे जाता है, फिर उसके बाद मैक्सिमम ऊपर आता है, फिर उसके बाद नीचे जाता है। इसी तरह आप एक बड़ा सा ईटा फेंको तो देखो उस पानी में डिस्टरबेंस बढ़ जाता है, जिसमें अब वो एक मैक्सिमम आता है ऊपर, यानी उस जो मीन था जब वो ठहरा हुआ था उससे वो मैक्सिमम आता है, उसके बाद फिर एक मिनिमम जाता है। तो इसी तरह जो साउंड वेव है, आप देख रहे हो कि ये जो एक एवरेज डेंसिटी है, इससे ये यहां पे एकदम मैक्सिमम, दिस इज व्हाट द मैक्सिमम, देख रहे हैं, एक मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है। मैक्सिमम जो है वो डेंसिटी अचीव कर रहा है, ये जो है मिनिमम जो है वो डेंसिटी अचीव कर रहा है अपनी मीन पोजीशन से। तो ये जो होता है ना, ये डिस्टेंस, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। देखो यहां पे ए लिखा हुआ है पहले से, ये एम्पलीट्यूड है फ्रॉम मीन, ये जो मीन है यहां से मैक्सिमम तक, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, the magnitude of the maximum disturbance in the medium on the either side, यानी मीन वैल्यू से इधर और मीन वैल्यू से इधर, ये भी है, ये नहीं कि सिर्फ ये है, यहां से मीन वैल्यू से यहां तक, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो द मैग्नीट्यूड of the maximum disturbance in the medium on either side of the mean position, ये जो लाइन है सेंटर में, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन मतलब एवरेज डेंसिटी of the mean position is called the amplitude, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब उतना ज्यादा क्या है, डिस्टर्बेंस है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ए। तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ रही है? एम्पलीट्यूड समझ में आए? एम्पलीट्यूड क्या है कि जो एवरेज डेंसिटी है, मीन डेंसिटी है या प्रेशर है, इससे मैक्सिमम कितना डिस्टर्बेंस हुआ। तो जितनी लंबी ये लाइन होगी, इसका मतलब है कि उतना मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है। मतलब मान लो कि यहां पे एक साउंड वेव है, ऐसे है, ठीक है, और एक साउंड वेव है जो ऐसे है। तो देखो इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो यहां पे इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो ये रीजन ऑफ कंप्रेशन है। तो आप सोचो कितना ज्यादा कंप्रेस हो रहा है और कितना ज्यादा जो है रेयरफैक्शन हो रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि साउंड वेव यानी जो डिस्टर्बेंस है बहुत ज्यादा है। इससे आपको पता चल रहा है कि साउंड वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो ये जो है ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, द एम्पलीट्यूड, जिससे पता चल रहा है कि कितना मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हो रहा है, यानी मैक्सिमम कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो यहां पे इसका एम्पलीट्यूड क्या है, लो है, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, हाई है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म एंड दैट इज ऑसिलेशन। ठीक है,
अब देखो ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप जब ये ग्राफ देख रहे हो, ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू है, फिर एक मिनिमम वैल्यू, यानी एक मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है, फिर एक रेयरफैक्शन हो रहा है, फिर एक कंप्रेशन हो रहा है, फिर एक रेयरफैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम क्या कर रहा है, इट इज गेटिंग रिपीटेड। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एन ऑसिलेशन। मतलब एक साइकिल आ रही है, फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, फिर मैक्सिमम, देन टू मिनिमम, देन मैक्सिमम, then to minimum, then maximum. So that will be considered as what, the one oscillation. यानी यहां से अगर आपने स्टार्ट किया, जैसे एक पेंडुलम की बात करें, तो यहां से स्टार्ट किया, ऐसे गया, फिर ये आया, तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, वन ऑसिलेशन। जैसे यहां से आप ले जा रहे हो, अभी ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ये मेन पोजीशन पे आया, तो ये क्या कहलाएगा, वन ऑसिलेशन। जहां से स्टार्ट कर रहा है वहां पे वापस, इट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन ऑफ साउंड वेव क्या होगा, कि जो मैक्सिमम डेंसिटी से मिनिमम डेंसिटी पे आ रहा है, फिर मैक्सिमम डेंसिटी अचीव कर रहा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, देन टू हेयर बैक अगेन, दिस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, दी वन ऑसिलेशन। तो अगर हम इसे डिफाइन करना हो, तो द चेंज इन डेंसिटी or pressure, okay, from maximum value to the minimum value, maximum value to the minimum value, and again back to the maximum value, and again to the maximum value, okay, is called oscillation. उसको हम क्या बोलते हैं, oscillation बोलते हैं, that is called oscillation। यानी ये एक oscillation हो गया, maximum to minimum then to maximum, this is one oscillation। या ऐसे साउंड वेव के उसमें बताएं कि कंप्रेशन यानी मैक्सिमम, देखो कंप्रेशन देन रेयरफैक्शन देन कंप्रेशन, तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, वन ऑसिलेशन। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म विच इज फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार अकर कर रहा है, यानी एक पर यूनिट टाइम में कितनी बार वो अकर कर रहा है। बात समझ में आ रही, ये तो एक ऑसिलेशन हो गया, लेकिन एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो देता है फ्रीक्वेंसी। मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव, frequency of a sound wave is defined as the number of complete oscillations, a number of complete oscillations in density or pressure, ठीक है, पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दी फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, कि एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं। एक सेकेंड में 10 ऑसिलेशन हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, 1 लाख हो रहे हैं, ठीक है, हाउ मेनी ऑसिलेशंस पर सेकेंड।
उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। ये सिंबल होता है, इट इज कॉल्ड व्हाट? न्यू। NU, न्यू ग्रीक सिंबल होता है, और कहीं कहीं इसको स्मॉल f से भी करते हैं। किसी किसी बुक में आपको स्मॉल f भी मिलेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जनरली न्यू से करते हैं या फ्रीक्वेंसी। और SI यूनिट जो होगी दैट विल बी हर्ट्ज। ठीक है, दैट विल बी हर्ट्ज, या जिसको हम HZ भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो 10 ऑसिलेशंस पर सेकेंड है तो 10 हर्ट्ज, 100 ऑसिलेशंस पर सेकेंड है 100 हर्ट्ज। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां पे अगर हमने 1 हर्ट्ज लिखा, इसका मतलब ये हो गया 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं 1 साइकिल पर सेकेंड। तो जो CPS होता है 1 साइकिल पर सेकेंड, ये अदर यूनिट में आता है, इसको हम CPS भी कहते हैं, CPS। दिस इज व्हाट द अदर यूनिट। SI यूनिट तो क्या है? SI यूनिट हर्ट्ज है। तो जब हम 1 सेकेंड में देखते हैं कि 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस, 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के SI यूनिट हर्ट्ज है, अदर यूनिट में CPS भी आता है, किलो हर्ट्ज भी आता है, मेगा हर्ट्ज भी आता है, तो वो तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट? तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस, इससे आइडिया मिलता है। 10 हर्ट्ज मींस 10 ऑसिलेशंस पर सेकेंड या 10 साइकिल्स पर सेकेंड। 100 हर्ट्ज मींस 100 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 100 ऑसिलेशंस। आप सोचो कितनी तेज जो है वो मतलब चेंज आ रहा है कंप्रेशन रेयरफैक्शन में। हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, दैट इज टाइम पीरियड। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव की, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, दैट इज टाइम पीरियड। अब बहुत ध्यान से समझना है इसको। 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हुए ये फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा। ठीक है, लेकिन एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड है। ठीक है, मींस द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन या कंप्लीट साइकिल, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? टाइम पीरियड। अब एक ऑसिलेशन को 1 सेकेंड भी लग सकता है, 0.1 सेकेंड भी लग सकता है, 0.001 सेकेंड भी लग सकता है, 2 सेकेंड्स भी लग सकते हैं। तो वो जो एक ऑसिलेशन का टाइम ड्यूरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। ठीक है, सो टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन यानी यहां से यहां तक, इसको कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम पीरियड है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी
और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है? ये एक दूसरे का इनवर्स है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, या हम ये कह सकते हैं न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी, या हम ये कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी। मतलब टाइम पीरियड अगर कम होगा तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। आप खुद देखो, मान लो ये 1 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन है, ऐसा समझो ये 1 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन है, इधर बोर्ड पे देखो 1 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन। अब इसमें तुम इतने ऑसिलेशंस बना लो तो पर ऑसिलेशन टाइम कम आएगा ना। देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है। ये 1 सेकेंड का ड्यूरेशन है मान लो, और ऐसे ये फ्रीक्वेंसी है, ये भी 1 सेकेंड का टाइम है। तो देखो पर डिस्टर्बेंस जो है वो टाइम, अगर यहां पे ऐसे देखोगे, या मान लो ये 1 ऑसिलेशन है, अभी आधा ही कंप्लीट हुआ है, तो देखो ये जो टाइम है अब इसमें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी जो है ऊपर ज्यादा है, तो देखो टाइम पीरियड कम हो गया। देखो टाइम पीरियड जो है वो कम हो गया, यहां पे फ्रीक्वेंसी कम है, तो देखो टाइम जो है 1 ऑसिलेशन का वो ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 1 सेकेंड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात समझ में आ रही? तो अगर किसी साउंड वेव का टाइम पीरियड ज्यादा है तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और किसी साउंड वेव का टाइम पीरियड बहुत कम है, जैसे मान लो 0.001 है, क्योंकि ये देखो इनवर्स रिलेशन, टाइम पीरियड कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यानी डेंसिटी में जो चेंज आ रहा है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन जो हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हो रहा है। ये पॉइंट समझ में आया? द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज वेवलेंथ। ठीक है, अब देखो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ डिस्टेंस है। ठीक है, देखो ये एक क्रेस्ट है, फिर ये ट्रफ, और ये दूसरा क्रेस्ट। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ये है वेवलेंथ। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव crests or two consecutive trough is called wavelength। तो हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ क्या? वेवलेंथ कम है, ज्यादा है। जैसे मान लो अगर ऐसे ऐसे तो वेवलेंथ कम है, ऐसे तो वेवलेंथ ज्यादा है। तो जब हम कहते हैं ना कि भाई ये लाइट वेव है, डिफरेंट, जैसे रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ब्लू वायलेट की वेवलेंथ कम है, तो अब समझ में आएगा कि वेवलेंथ कम होने का मतलब क्या हो गया? जो डिस्टर्बेंस है, जो क्रेस्ट है या दो ट्रफ है, उसके बीच में डिस्टेंस कम है। तो वेवलेंथ यहां पे अगर हम बात करें तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन, ग्रीक सिंबल है लैम्डा, इसको हम बोलते हैं लैम्डा। और जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर होगी।
ठीक है, दैट विल बी व्हाट, मीटर। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए। अब शाम में 7 बजे मिलेंगे, 7 बजे जो वर्क एंड एनर्जी हमारा चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर कल इसके आगे अब बात करेंगे। हमने रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब जो इसके आगे डिस्कस करेंगे, तो ये जो हमने आज किया है साउंड और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, इसको डिस्कस किया है, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अब कल हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। Then we will see speed of sound in different media. All these things we will cover inshallah tomorrow. ठीक है, चलिए फिर शाम में मिलते हैं 7 बजे। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।